गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज इस क्वेश्चन से अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में ए बी इज पैरेलल टू क्यू पी एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, आर बी इज इक्वल टू एक्स बाई 2, बी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। तो पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल में बोला गया है कि लाइन ए बी लाइन क्यू पी के पैरेलल है और इन सब की वैल्यू बता दी है। जैसे ए बी की वैल्यू x है, क्यू पी की वैल्यू x प्लस 10 है एंड आर बी की वैल्यू x बाई 2 है और बी पी की वैल्यू x प्लस 1 है। तो आप लोगों को पता होगा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल हो ए बी सी, एक ट्रायंगल ए डी ई हो और उसमें एक पैरेलल लाइन बी सी हो, तो ए बी डिवाइड बाई ए डी की जो वैल्यू होगी या रेशियो होगा वही वैल्यू ए सी डिवाइड बाई ए ई की होगी और वही वैल्यू बी सी डिवाइड बाई डी ई की भी होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर दो केस होता है, ये सिमिलर हो जाते हैं। जो दो ट्रायंगल बनते हैं ए बी ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई के सिमिलर हो जाता है और सिमिलर होते ही सिमिलरिटी रूल फॉलो करने लगता है। सिमिलरिटी रूल क्या होता है कि यह साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा और इस साइड के भी रेशियो के बराबर होंगे। तो यही हमारी सिमिलरिटी रूल होती है या थेल्स थ्योरम होता है। तो इसी को यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आइए इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई क्यू पी इज इक्वल टू आर बी डिवाइड बाई आर पी इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई ए क्यू। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं दोनों रेशियो से वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू x दी गई है और क्यू पी की वैल्यू हमारी x प्लस 10 दी गई है। आर बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो x बाई 2 दी गई है। आर पी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर देखा जाए आर पी क्या हो जाएगा, तो आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आर बी में बी पी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आर पी मिल जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं। यहाँ आर बी की वैल्यू क्या दी गई है, x बाई 2 दी गई है और बी पी की वैल्यू क्या दी गई है, x प्लस 1 दी गई है। और जब हमें इसे ऐड करेंगे, x में ऐड होगा कि हमारा बन जाएगा x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में 1। तो ये हमारा 3x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बन जाएगा। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने में हम देखेंगे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, यह 1 बाई 2 जो है 2 नीचे आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 बाई 2 3x बाई 2 प्लस में 1। अब इसे हम लोग इधर लेते आएंगे और इसे हम लोग इधर लेते आएंगे। तो हम जब इसे इधर ले आएंगे तो 2 जो है इससे यहाँ भी इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी, इससे मल्टीप्लाई होते ही 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या 3x और जब 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा तो x प्लस 10 आ जाएगा। x को इधर लेते आएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x, 2 को इधर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इजक्वल टू 4 आ जाएगा। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, तो हमसे वैल्यू पी क्यू की पूछी गई थी। यहाँ पर x की वैल्यू रखते ही हमारा आंसर 14 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपये है अब 9,441 रुपये में बेची जाती है। साड़ी पर छूट प्रतिशत कितना है? हम छूट कैसे निकालते हैं? तो जो हमारा अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? हमारा जो विक्रय मूल्य होता है जिस पे हम लोगों ने उस साड़ी को बेची है। इसके बाद किससे डिवाइड करते हैं? हमें छूट देखना रहता है तो हम अंकित मूल्य या जिससे हम वैल्यू को कम किए हैं वही देखेंगे। आइए इसे करते हैं। जैसे हुआ क्या है कि हमें अंकित मूल्य दे दिया गया है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है? तो 10,490 रुपये। अब कहा क्या जा रहा है कि हम इस साड़ी को 9,441 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसने कितने कम में बेचा? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसने कितने कम में बेचा। तो हम सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि इसने कितने कम में बेचा। तो हमारा ए हो जाएगा 49 और यहाँ आ जाएगा 01, 1,049 रुपये कम में बेचा। अब हम लोग ये फार्मूला भूल जाते हैं। फार्मूला कभी मैं याद भी नहीं रखती हूँ। अब मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ ऐसा कि फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अंकित मूल्य कितना था, इस अंकित मूल्य पर कितना कम करके उसने बेचा। तो हमें मिला कि 1,049 रुपये उसने कम किया। और किस पे कम किया है? इसी वैल्यू से तो कम किया है। तो हम लोग इसी वैल्यू से परसेंटेज निकाल लेंगे या डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ गया परसेंटेज। 0 से 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ आ गया। यह 1,049 से 1,049 एक बार में कट गया। हमारा आंसर क्या आया? 10%। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या की हूँ? सबसे पहले अंकित मूल्य देखी हूँ, इसके बाद मैं देखी हूँ कि उसने कितना कम किया। वह रुपया देखी हूँ कि उसने कितना कम किया है और जितना कम किया है किस वैल्यू से कम किया है? तो अंकित मूल्य से कम किया है। इसीलिए हमने अंकित मूल्य से ही उसका परसेंटेज ज्ञात कर लिया। हमारा 10% आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.666 प्लस 2.777 भिन्न रूप में है। इसे भिन्न रूप में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक बताती हूँ, इसके बाद इसे डायरेक्ट बताऊंगी। तो बेसिक में क्या था कि एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं 2.66666 को x मानेंगे और इसमें कितने के बाद कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है? तो केवल एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। 66666 का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि रिपीटेशन बस एक अंक का हो रहा है। अगर 2 अंक का रिपीटेशन होता तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। एक अंक का हो रहा है इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। हमारी वैल्यू क्या मिली? 2.26.666 इज इक्वल टू 10x। यही वैल्यू मिलेगी। अब इसे हम लोग लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे? इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फिर से यहाँ रखते हैं। तो अगर हम 24 प्लस 2.666 लिखें तो हमारे ऊपर वाले वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से ऐड कर देंगे, फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम 24 के जगह पे 24 लिख सकते हैं, लेकिन 2.666 के जगह पे हम x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10x। अब अगर x को इधर लेते आए तो क्या हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 9x। x की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी? तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 24 डिवाइड बाई 9। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? जब भी कभी भी 2.6666 या ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी तो हम एट फर्स्ट पॉइंट कितने के बाद है? तो आप लोगों को याद रखना है कि पॉइंट बस एक नंबर के बाद है। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों डिजिट जो 26 दिख रहा है इसमें से यह डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? यह डिजिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आ जाएगा 24। और जब पॉइंट एक अंक के बाद है, मतलब रिपीटेशन एक अंक के बाद हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। क्या बोली हूँ कि एट फर्स्ट
एट फर्स्ट हम 26 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिपीटेशन कितने अंकों का हो रहा है? बस एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए हम 9 से डिवाइड करेंगे। रिपीटेशन एक अंक का हो रहा है, इसीलिए 9 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आई? हमारी वैल्यू आ गई 24 डिवाइड बाई 9। अब आइए इसको लिखते हैं 2.777 को। सबसे पहले इन दोनों डिजिट में से हम लोग इस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और रिपीटेशन यहाँ भी बस एक अंक का हो रहा है, रिपीटेशन एक अंक का हो रहा है, तो डिवाइड बाई 9। तो 24 डिवाइड बाई 9 में यह हमारा क्या बनेगा? यह हमारा बनेगा 25 डिवाइड बाई 9 को ऐड कर देंगे। और ऐड होके 24 और 25 कितना होता है? तो 49 आ जाएगा। क्वेश्चन में है 1280 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P की वैल्यू 1280, R की वैल्यू 3, R की वैल्यू कितनी है? 5 और T की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसल, 5 से 2 बार में गया और 2 से 6 4 और इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करते ही 3 4 जा 2 12 हो जाएगा और 18 1 19 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारे 1 साल के लिए कितना ब्याज है? 1 साल के लिए जो दर है वो है 5%। तो 3 साल के लिए ये दर कितना हो जाएगा? तो ये 15% हो जाएगा। अब जो हमें वैल्यू दी गई है उस वैल्यू का मात्र 15% निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 15% निकाल लेंगे। यहाँ भी हमारी वैल्यू 192 हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? 1 साल की जो दर है, ब्याज दर कितनी है? 5%। 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का 15% हो जाएगा। जो वैल्यू दी गई है उसका 15% निकाल लेंगे। ये क्या था? बस ब्याज पूछा था, लेकिन अगर वो मिश्र धन पूछ दे तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन के लिए इसमें ए निकालने के बाद इसे ऐड कर देंगे, 192 में ऐड कर देंगे 1280। और इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? 15% जो वैल्यू है, हमें पता है 100% की वैल्यू कितनी है? ए है। 15% और निकालना है तो हम सीधा डायरेक्ट 115% निकाल लेंगे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं डायरेक्ट करके बताऊंगी। अभी तो यहाँ आप लोग बस इतना सीखिए कि या तो इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख के निकाल लीजिए, या तो जो वैल्यू दी गई है उसका कितना परसेंट? 15% निकाल लीजिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 5000 रुपए से 2000 रुपए कम है। एक वस्तु की कीमत क्या होती है कि 5000 रुपए से 2000 रुपए कम कर दी जाती है। उस वस्तु की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी? अगर 5000 रुपए में से 2000 रुपए कम कर दिया जाए तो उस वस्तु की कीमत 3000 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 5000 रुपए से 2000 रुपए कम है। डीलर 10% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता इसके क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि 5000 से 2000 रुपए कम है, तो वैल्यू हमारी 3000 आई। अब कह रहा है जो डीलर रहता है 10% की छूट दे देता है। डीलर जब 10% की छूट देता है तो विक्रेता, जो खुदरा विक्रेता होता है, वो उसे इतने रुपए में खरीदता है। 10% की छूट देने के बाद वह 90% में खरीदता है खुदरा विक्रेता। और जब खुदरा विक्रेता जिस मूल्य पर खरीदा रहता है, जो खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य रहता है, उस पे वह 5%, अगर 5% और छूट देगा तो 95% की वैल्यू लेगा ना, तो 5% और छूट देकर बेचता है। तो जो ग्राहक होंगे उनके लिए अंकित मूल्य क्या होगा, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यही सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो से कैंसल हो गया।
अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा कितना होता है 45 होता है, 9 9 जा 81 होता है और 4 ऐड होके 85 हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होते ही ये कितना बन जाएगा, ए बनेगा 5 3 15, फिर 15 1 16 बन जाएगा और 8 3 24 1 25 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह स्क्वायर है, यदि ए और बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो एक्स में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b और ab हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें ऐसा द्विघात समीकरण निकालना है x के फॉर्म में जिसका पहला मूल हमारा 1/a प्लस 1/b है और दूसरा मूल हमारा a इंटू b है। तो अगर हमें मूलों का ये नया द्विघात समीकरण निकालना है तो हमें कम से कम a और b की वैल्यू चाहिए, और a और b की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के जो मूल होंगे वही a और b की वैल्यू होंगे। तो आइए इस इक्वेशन के मूल निकालते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं बताई थी कि ऐसी 2 डिजिट हमें चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन 1 आए प्लस में और जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आए। तो ये बहुत आसान है, हमारा 2 इंटू -1 कर दें तो हमारा -2 मिल जाएगा, और अगर इसे ऐड कर दें तो हमें +1 मिल जाएगा। यानी कि हमें 2 डिजिट क्या मिली, पहली डिजिट हमें मिली 2 और दूसरी डिजिट मिली -1। अब हमें मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके सिंबल को चेंज करते हैं, यही हमारे 2 मूल होंगे। अब आइए यहाँ से जो हमारा पहला मूल है वो निकालते हैं a और b की वैल्यू रख के। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -2 प्लस में 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ देखते हैं मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो -2 इंटू 1। तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारी वैल्यू आ गई -2। तो हमें 2 मूल मिले। कौन कौन सा मूल मिला, एक मिला है 1/2 और दूसरा मिला है -2 आया है। अब इन दोनों का प्रयोग करके हमें द्विघात समीकरण लिखना है, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे द्विघात समीकरण लिखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स होता है इंटू एक्स, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। हमें मूल दिए गए हैं, हम अगर इनका सम निकाल लेंगे और इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x में द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो आइए लेते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब मूलों का योग चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ऑफ -2, जो माइनस 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 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा, तो इंटू में x हो जाएगा, फिर प्लस ऑफ, यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो 1/2 इंटू -2 हो जाएगा। अब इसे यहाँ सॉल्व कर, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन्हें सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, इंटू में x, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा a माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया था ना,
यहाँ वैल्यू हमारी क्या हो गई थी, तो यहाँ वैल्यू प्लस हो गई थी। क्यों प्लस हुई थी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारी -3/2 आया था। तो ए माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा और ए क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीकरण x² माइनस 12x प्लस k इज इक्वल टू 0 का एक मूल x इज इक्वल टू 3 है, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ये वैल्यू है x² प्लस में 12x प्लस k इज इक्वल टू 0, अगर इसका एक मूल दिया गया है, एक मूल 3 दिया गया है, तो हम इस मूल को यहाँ पुट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। तो आइए निकालते हैं k की वैल्यू। तो ये हो जाएगा x², x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो पहले जगह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, प्लस में k इज इक्वल टू 0। यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, k की वैल्यू हमारी 27 आ गई। 27 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक इक्वेशन मिला x² माइनस 12x प्लस में 27। अब हमें इसके दो मूल चेक करने हैं। तो हमारा मूल क्या हो जाएगा 3 9 27, क्योंकि इसका एक मूल तो 3 है ही, दूसरा मूल हमारा 9 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस रखना होगा। क्यों, क्योंकि जब माइनस ऑफ माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे -9 -3 मल्टीप्लाई होके प्लस के 27 बनेंगे, और जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ऐड होके -12 बनेंगे। अब मूल देखने के लिए क्या करते हैं, इनका सिंबल चेंज करते हैं। सिंबल चेंज करते ही ये +9 और +3 मिल गए। जहाँ पर एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे कल मैं आप लोगों को बताई थी कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल करना है। क्या बोली थी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल करना है। तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 9। 1 3 से a 4 बार में, 1 3 से a 4 बार में x की वैल्यू कितनी आई 60। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। तो ये 28 42 y हो जाएगा। फिर हम वही करेंगे 28 इंटू वाई इज इक्वल टू 42 इंटू में 42। अब इसे हम लोग 28 से काटेंगे, 28 को इधर लेते आएंगे तो 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 21 दूना 42 और 21 तियाँ 63। y की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस वाई। ये 16 दूना कितना हो जाएगा 32। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समूह का महत्तम समापवर्तक सदैव होता है। मैं इसके पहले क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी कोई भी संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं जिनके बीच HCF 1 आए। जैसे 3, 5 और 8 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बने। जैसे कोई भी किसी भी अंक से हम इन सबको ना डिवाइड कर पाए, किसी भी अंक से विभाजित ना कर पाए, तो इसका HCF क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पर कह रहा है ऐसी 10 सह अभाज्य का मतलब ही यही होता है कि जिसका HCF हमारा 1 बने, यानी कि जितनी भी डिजिट हमें दी गई रहे वह किसी भी अंक से ना कटे सिवाय 1 के। यह केवल 1 से ही कट सकता है और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। तो ये हमारा सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी और इसका HCF या महत्तम समापवर्तक क्या होगा सदैव 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कह रहा है एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये अधिक है। टेलीविज़न की कीमत क्या है? अगर टेलीविज़न की कीमत x है तो एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। किसकी कीमत? टेलीविज़न की कीमत प्रिंटर की कीमत से कम है। तो अगर प्रिंटर की कीमत x हुई तो टेलीविज़न की कीमत क्या हो जाएगी? x माइनस 35,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 35,000 ही कम है प्रिंटर की कीमत से। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत बताइए। अब देखिए प्रिंटर की कीमत क्या है? इससे दोगुनी है। दोगुनी का मतलब क्या है कि अगर यह 35,000 कम है तो ये कितना है? 70,000 है। अगर यह 70,000 है तो इसकी कीमत टेलीविज़न की कीमत क्या हो जाएगी? 35,000 ही होगी। आइए फिर से समझाते हैं। क्या कहा है कि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 2 गुना है। क्यों 2 गुना कहा? त्यों आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह इससे 35,000 और ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 35,000 होगी तो ये क्या हो जाएगा? यह 70,000 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35,000 आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पहले मेरे और मेरे पिता की आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले डॉटर एंड फादर की आयु का एज कितना था? तो 39 वर्ष था। अब क्या करते हैं? 5 वर्ष बाद कर देते हैं, यानी कि वर्तमान मिलाते हैं। तो अगर वर्तमान मिलाएंगे तो 5 वर्ष पुत्री का भी जुड़ जाएगा और 5 वर्ष पिता का भी जुड़ जाएगा। तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 49 साल। अब क्या कह रहा है? मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। अगर मैं x साल की हूँ तो मेरे पिताजी क्या है? x प्लस 25 है। यही था ना वर्तमान में। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए हमारा आ जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 49। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो पुत्री की आयु या वर्तमान में मेरी आयु कितनी आई? 12 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि x और y संख्या 1,5,1,1,5 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान बताइए। देखिए एक संख्या दी गई है। संख्या क्या है? 1,1,5 xy जो 90 से विभाजित हो रही है। अगर कोई संख्या 0 वाले संख्या से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ही है कि उसका लास्ट डिजिट 0 रहा होगा। मैं क्या कह रही हूँ? अगर यह संख्या 90 से विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि लास्ट डिजिट तो 0 रही होगी। अब आते हैं, अब x देखते हैं क्या रही होगी। तो हमें पता है कि जब भी कभी भी 9 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होती है? जब जो संख्या का सम हो, सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होगी तभी वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब यहाँ देखते हैं ये कितना है? 5 2 5 1 6 6 1 7 7 9 से नहीं डिवाइड होगी। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। अगर 2 जोड़ दें तब यह संख्या 9 से डिवाइड होगी, यानी कि यह संख्या क्या रही होगी? 11250। अब इसमें x प्लस y पूछा है तो ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो यह 2 आ जाएगा। 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 3 संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में हैं तो उनके वर्गों का योग 1250 है तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा?
अब इन संख्याओं के वर्गों का योग 1250 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, इसका योग कितना है? तो ये है 1250। अब आइए इन्हें जोड़ लेते हैं। ये हमारा 25 हो जाएगा, यह 36 हो जाएगा, यह हमारा 64 हो जाएगा। 64 और 36 100 हो जाएगा, 100 25 में 125 हो जाएगा। और यह हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि यह योग वर्ग था, तो यहाँ पर भी जो भी डिजिट आएगी उसका हमें वर्ग ही लेना पड़ेगा। अगर x माने तो x का वर्ग, यह कटेगा कितने बार में? 10 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? √10। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? √10 आ जाएगी। अब क्या बोला है? तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए गुणनफल ज्ञात करते हैं। 5 √10 गुणे में 6 √10 गुणे में 8 √10, तो क्या हो जाएगा? 5 6 30, 30 8 240। अब यह √10 मिलकर 10 बन जाएगा, बट ए √10 ही रह जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2400 √10। यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 बॉक्सों में चॉकलेटों का अनुपात 7 और 5 है। 2 बॉक्स है जी, एक में 7 चॉकलेट है, एक में 5 चॉकलेट है। यदि चॉकलेटों की संख्या में अंतर 28 है, संख्या में अंतर कितना है? अंतर हमारा 28 दिया गया है, तो बड़ी संख्या वाले बॉक्सों में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? इन दोनों का अंतर 2 दिया गया है। 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 2 की वैल्यू 28 दी गई है, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो यहाँ जो हमारी सही वैल्यू क्या थी? यह तो रेशियो था ना, यह वैल्यू हमारी हो जाएगी 98। 14 सत्ते 98, 14 25 70 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? बड़ी संख्या वाले बॉक्स में चॉकलेटों की संख्या बताइए, तो ये कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 होल टू द पावर 3, 5 होल टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन में जो हमारे स्क्वायर रूट या जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे 5 3 + 4 + 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 टू द पावर 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक शहर P से शहर Q तक 60 किमी/आवर की गति से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किमी/घंटा की गति से शहर P पर वापस आता है। दी गई यात्रा के लिए ट्रक की औसत गति कितनी होगी? तो आप लोगों को औसत गति का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? 2 × xy / x + y। जब भी कभी भी हमारी जो डिस्टेंस रहे सेम रहे, बस चाल बदल रही हो। डिस्टेंस क्या है? जाते समय भी वही डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते समय भी वही डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस चेंज क्या हुआ है? चाल बदली है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? यह फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 60 × 100 / 60 + 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 60 × 100 / 160। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 2 से 8 बार में चला गया, और यहाँ 8 2 से 3 बार में चला गया, और यह बचा कितना? 2 से 8 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, बचा कितना? 4 बचा है, और 4 से यह कितने बार में जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। 1 मिनट, कहीं तो कुछ हम लोगों ने उल्टा लिख दिया। लाइए फिर से सॉल्व करते हैं। ये तो बगल में इतना शोर हो रहा है, इसकी साउंड हो सके वीडियो में भी जा रही हो। देखिए क्या होता है। 2 × 60 × 100, ये क्या हुआ? हमारा 160 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा 5 हुआ, तो यहाँ हमारा 8 हो गया। ये 4 से 15 बार में चला जाएगा,
तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 पचे 75 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर में दी गई वैल्यू उसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये क्या है, माइनस में है ना, ए प्लस में है तो हम माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे रूट से बाहर चला आएगा, रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यह वैल्यू किसकी हो रही है, यह वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो रही है, तो यह साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी, वो भी रूट से बाहर आके क्या बनेगी, साइन थीटा बनेगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले जगह 1 अपॉन साइन थीटा, जो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा होगा कॉसेक थीटा। दूसरे जगह 1 अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा कॉट थीटा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये तो आप लोगों को पता है ना कि डिनोमिनेटर में जो होता है न्यूमरेटर में सबके साथ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा होगा, फिर माइनस में कॉस बाई साइन थीटा होगा, बस उसी को मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। 0.0486 डिवाइड बाई पॉइंट में 002। सबसे पहले हम जीरो बैलेंस करेंगे, तो जीरो बैलेंस करेंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 4 जीरो करेंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, और ऊपर नीचे से क्या खत्म हो जाएगा, जीरोज पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 486 डिवाइड बाई 20। अब इसे काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 243, और इस जीरो को बैलेंस करने के लिए पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, ये जो एक एक लिखा जा रहा है कहीं कहीं पे, ये टाइपिंग करते समय अक्सर उठा लेता है अपने आप से एक। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7 और 3 के अनुपात में है, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या है, इनका अनुपात 7 और 3 का है। कितने का है, 7 और 3 का है, और इनके बीच का अंतर 52 दिया गया है। बीच का अंतर कितना दिया गया है, 52। यह 52 वैल्यू किसकी है, 4 की। अगर 4 की वैल्यू 52 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। यानी कि हमारी संख्या क्या रही होगी, तो 7 गुणे 13, 3 गुणे 13 रही होगी। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 13 सते 91, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है। ये क्या कर रहा है, 4 मिनट में 100 अंडे गिन रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितने अंडे गिनेगा, तो 1 मिनट में 25 अंडे गिन सकता है। कौन गिन रहा है, ये ए गिन रहा है। जबकि बी 5 मिनट में 100 अंडे, यानी कि उतने ही अंडे गिन सकता है। दूसरा लाइन क्या है कि बी 5 मिनट में 100 अंडे गिन रहा है, यानी कि बी की 1 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है, तो 20 अंडे गिन सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो उन्हें कितना समय लगेगा। अब आइए, जो इनकी क्षमता थी 1 मिनट की 25 और इनकी 20, इसे से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 450 में जब 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 मिनट। अगर 1 मिनट में ये लोग कितने अंडे गिन रहे हैं ये हमें पता चल जाए तो 450 अंडे कितने मिनट में गिनेंगे, 1 मिनट वाले से डिवाइड करके निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, शीर्ष ए 0 -2, बी 2 1, सी 0 4 और डी -2 1 द्वारा निर्मित चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए हम लोग इसे फिगर के माध्यम से देखते हैं। यह हमारा हो गया ए,
यह B, यह C और यह D। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 0 - 2। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 2 और 1। इसका कोऑर्डिनेट 0 और 4 दिया गया है। इसका कोऑर्डिनेट -2 और 1 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर दें तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। तो हमें ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताई थी, तो उसी बेसिस पर लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा होता है x1 y1 - y2, x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y2 प्लस में क्या होगा ये y3 - y1, जो 2 है बस उसी को हटाएंगे। अब प्लस में y3 x3 आएगा तो यहाँ पे पर क्या बनेगा y1 - y2 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 है तो यह पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू 2 है, y3 की वैल्यू कितनी है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो y3 की वैल्यू कितनी है 4 और यह y1 की वैल्यू कितनी है तो -2 है। यह माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में फिर x3 की वैल्यू क्या है 0 है तो यह भी वैल्यू 0 बन जाएगी। हमारी वैल्यू आएगी क्या, यह आएगी 1/2, फिर मॉड ऑफ यहाँ 2 है और यह दोनों ऐड होके 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। और ये जब मॉड से बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू 6 आ जाएगी। आइए हम लोग दूसरा ऐसे सॉल्व करते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। कहाँ सॉल्व किया जाए दूसरा, यहाँ इसे हटा के यहाँ लिखते हैं दूसरा। यह वैल्यू हमारी कितनी आई थी तो यह वैल्यू हमारी 6 आई थी। अब यहाँ ऐसे ही फिर से 1/2 फिर x1 फिर वैल्यू क्या होगी y2 - y3 फिर वैल्यू में x2 y3 - y1 फिर x3 y1 - y2। पेन चेंज कर लेते हैं। फिर से क्या होगा x1 की वैल्यू इस बार हम लोग ऐसे लेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और यह हमारा x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। x1 की वैल्यू फिर से 0 है तो यह हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। x2 की वैल्यू हमारी कितनी है तो x2 की वैल्यू हमारी है -2 तो यहाँ हम -2 ले लेंगे। y3 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू हमारी फिर से -2 है। फिर x3 की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। फिर यहाँ हमारा फिर से ये मॉड है तो मॉड के अंदर क्या आएगा -2 × 6 आ जाएगा और ये मॉड से बाहर आते ही पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू पहली वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी तो दूसरी वैल्यू भी 6 आ गई। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक मोटर कार 60 किमी/घंटा की गति से चलती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद अपनी गति 15 किमी बढ़ा देती है। यह 360 किमी की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। देखिए पहले घंटे में वो कितना चल रही है 60 किमी, फिर वो दूसरे घंटे में भी पहले घंटे में 60 किमी, दूसरे घंटे में भी कितना चल रही है 60 किमी, अब तीसरे घंटे में कितना चल रही है 15 बढ़ा दी तीसरे घंटे में, और 15 बढ़ाते ही तीसरे घंटे में कितना हो गया 75 किमी, फिर चौथे घंटे में फिर से 15 बढ़ा देगी तो कितना हो जाएगा 75 किमी, और छठवें घंटे में 5वें घंटे में फिर से 15 बढ़ाएगी तो ये हमारा 90 किमी हो जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, वैसे अगर ये 1 घंटे के अंतराल पे बढ़ाती
तो हम क्या करते हैं, हम AP का सम निकाल लेते हैं। अगर 1 घंटे के अंतराल पे बढ़ाती तो हम सम ऑफ AP का जो फॉर्मूला होता है उसी से इसे सॉल्व कर देते, लेकिन उसमें हर 2-2 घंटे पे बढ़ा रही है। तो सबसे आसान तरीका है, हम ऐड करते हैं, शुरुआत करते हैं ऐड करने की। जैसे ये कितना हो जाएगा, 60 120 हो जाएगा, 75 75 150 हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड किया जाए तो 270 हो जाएंगे, और 270 में 90 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर यह आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो 360 में फिर से 90 ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 घंटे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 17 मीटर दी गई हैं। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है फॉर्मूला, कि किसी भी ट्रायंगल में कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला आप लोगों को पता है। वो क्या होता है, वो होता है जो हमारी भुजाओं का सम होता है डिवाइड बाय 2 होता है। एस की वैल्यू क्या होती है, A + B + C बाय 2 होता है। फिर इसके बाद फार्मूला क्या होता है, S - A, S - B, S - C, यही होता है ना। अब इसी पे अप्लाई कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये 12 + 14 + 16 हो जाएगा। तो 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 12 हमारा 42, 42/2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यस की वैल्यू कितनी है, 21। यस में से A घटाएंगे, A की वैल्यू हमारी 12 है, B की वैल्यू हमारी 14 है, C की वैल्यू हमारी 16 है। तो 21 में से 12 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 21 में से 14 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 21 में से हम लोग 16 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, जिसमें से यह 9 बाहर आ जाएगा 3 बन के। यहाँ एक 7 है और यहाँ एक 7 है, 7 × 3 है ना। तो यहाँ से ये 7, यहाँ से ये 7 बाहर बन जाएगा, एक 7 बन के। यहाँ 3 × 5 बचेगा 15, 7 × 3 = 21 √15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पिछले साल मतलब 2022 में कुछ 96-99 सेट हुए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी मैथ का। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों का मैथ का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।